आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 फिजिकल साइंस को। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर मॉडल एक्टिविटी टास्क ही नहीं और भी वीडियोज़ मिलते हैं जिससे आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए बिन समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है जिसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो 1.1 आवेश का एसआई इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा कूलम्ब। जी हाँ, डी नंबर। 1.2 को देखिए, इसमें दिया गया धातु के कंडक्टर के माध्यम से विद्युत दोगुना हो जाता है जबकि इसका प्रतिरोध और समय स्थिर रहता है। इन परिस्थितियों में चालक में उत्पन्न ऊष्मा में एक कारक की वृद्धि होगी, मतलब कितना फैक्टर के द्वारा ऊष्मा बढ़ जाएगा, यह चीज़ बताना है आपको। तो कुछ नहीं, आप याद कीजिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर, जिसमें आप जूल्स लॉ पढ़ते हैं, एच वेरीजेज आई स्क्वायर। ठीक है, जब रेजिस्टेंस और टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जब आप इसको लिख रहे हैं और आई को 2i कर देते हैं, 2 गुना हो गया बोल कर बताया गया है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो 2i जब लिखते हैं तो 2i होल स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया 4i स्क्वायर, एच इक्वल टू 4i स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप, जो h है वह 4 गुना हो गया। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा, बी, 4 गुना। आगे बढ़ते हैं, 1.3 को देखते हैं। गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत विघटन या अपघटन के दौरान विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत वहन किया जाता है। तो किसके द्वारा विद्युत ढोया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान किसके द्वारा जाता है। तो इस चीज़ को बताने के पहले आपको याद करना होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का। तो जब सोडियम क्लोराइड, पिघली हुई सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम धातु कैथोड पर जमा होने लगती है और क्लोरीन गैस एनोड पर निकलने लगती है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आपको याद करके रखना होगा और इसमें यह भी याद करके रखना होगा कि विद्युत विच्छेदन में विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है और डीसी ऊर्जा स्रोत, डीसी स्रोत आवश्यक होता है विद्युत विच्छेदन के लिए। ठीक है, तो याद करके रखिए कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो धनायन और ऋणायन, मतलब एनायन और कैटायन दोनों ही लगेंगे। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, इसमें बताना है 2.1 में। ठीक है, एक निश्चित तापमान पर हाइड्रोजन के सापेक्ष में या हाइड्रोजन के संबंध में गैस का वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी नाइट्रोजन के सापेक्ष में या संबंध में गैस का वाष्प घनत्व की तुलना में अधिक होता है। तो यह क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। 2.2 देखिए, धातुओं की, मतलब गलत हो जाएगा। 2.2 धातुओं की विद्युत चालकता पिघले हुए इलेक्ट्रोलाइट्स की तुलना में कम होती है, यह भी गलत है, फॉल्स है। 2.3 देखिए, जब तांबा का विद्युत विश्लेषण तांबे के इलेक्ट्रोड के साथ किया जाता है तब जलीय घोल में क्यूप्रिक आयनों की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। तो यह एग्जैक्टली सही है। ठीक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो बनता है उस चीज़ को आप चाहें तो आप अपने बुक में देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कॉपर इलेक्ट्रोड के द्वारा जब हम लोग करते हैं तो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अपनी किताब में जाकर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें ओम के नियम को लेखाचित्र की सहायता से समझाना है, आपको बताना है ओम के नियम क्यों। ठीक है, तो ओम के नियम आप जानते हैं,
ग्राफ के द्वारा आपको ओम के नियम को समझाना है इस 3.1 में। तो ओम के नियम को आप जानते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें प्रभावित विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का अनुपात, जबकि चालक का तापमान और अन्य भौतिक दशाएं स्थिर हों, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है यदि उस चालक का तापमान और अन्य भौतिक दशाएं स्थिर हो। तो यह तो हो गई ओम्स लॉ की परिभाषा, या ओम्स लॉ है क्या उसको बताना। किंतु आपको इस क्वेश्चन में ग्राफ के द्वारा बनाना है या दिखाना है। तो देखिए, जब विभवांतर के रीडिंग V को x अक्ष और उसके संगत विद्युत धारा I को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ पर मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सरल रेखा OA प्राप्त होती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ग्राफ। इसको ऐसे ही बना लेना होगा और इसको व्याख्या तो करना ही पड़ेगा, जैसे हम लोग लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखते जाना होगा। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राफ में सरल रेखा तभी प्राप्त होगी जब दोनों राशियाँ विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती हो। चूँकि VI ग्राफ सरल है, अतः प्रभावित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। ग्राफ से यह भी स्पष्ट होता है कि विभवांतर के बढ़ने से विद्युत धारा बढ़ता है, परंतु V/I का मान हमेशा स्थिर रहता है और यह स्थिरांक चालक का प्रतिरोध कहलाता है या होता है। आप इतना लिख लीजिए, आपका यह आंसर कंप्लीट और स्टैंडर्ड आंसर होगा, क्योंकि किसी भी एंगल से आपका नंबर यहाँ पर नहीं कट पाएगा। देखिए, फ्यूज तार कैसे कार्य करता है। भले ही क्वेश्चन में आप देखेंगे कि भाई नंबर कम है और आप ज़्यादा लिख रहे हैं, इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप लिख लीजिए। माध्यमिक में चाहे तो आप नहीं लिखिएगा, छोटा कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में विद्युत फ्यूज की कार्यविधि बतानी है, तो पहला पैराग्राफ जो है इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, किंतु मैंने आपको सही जानकारी और ज़्यादा स्टैंडर्ड आंसर बताने के लिए या बनाने के लिए ये सारी चीज़ सब डाल दिए हैं। विद्युत फ्यूज एक रक्षात्मक उपकरण है, सेफ्टी डिवाइस है। मुख्य विद्युत लाइन लाइव वायर से चीनी मिट्टी के ग्रुप होल्डर में निम्न गलनांक वाला और उच्च प्रतिरोध का जो छोटा और पतला तार श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है उसे ही फ्यूज तार कहते हैं। इस परिभाषा को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। आप एक ही बार यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, जो आपके स्क्रीन पर सेकंड पैराग्राफ दिख रहा है। आपके आंसर में बहुत अच्छा हो जाएगा। विद्युत परिपथ में ओवरलोडिंग होने या शॉर्ट सर्किट हो जाने पर परिपथ में विद्युत प्रवाह की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाने पर कहने का मतलब क्या होता है कि 3 से 5 ओम, 3 से 5 जो एम्पियर करंट है, विद्युत है, 3 से 5 एम्पियर जो करंट है उससे ज़्यादा नहीं हो, इसी के बीच में हो जाने पर चालक तार अत्यधिक गर्म हो जाती है या हो जाता है। फलस्वरूप तार के ऊपर लगा रबर या प्लास्टिक का आवरण गल जाता है, यहाँ तक कि आग भी लगने की संभावना बढ़ जाती है। परिपथ में फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ देने से आग लगने या विद्युत उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो किस तरह से फ्यूज़ वायर काम करता है उसको आप समझ गए। स्क्रीन पर फ्यूज़ वायर का डायग्राम भी देख पा रहे होंगे, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस के मॉडल एक्टिविटी टास्क अक्टूबर 2021 के थंबनेल को देख पा रहे हैं। इनकी मदद से आप वीडियोस को देख सकते हैं, आपको खोजने में सुविधा होगी। देखिए 3.3 को देखिए, विद्युत बल्ब की रेटिंग समझाएं जिस पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हो। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप उतना ध्यान नहीं देते हैं तो बस आप क्या लिखिएगा, बल्ब को
220 वोल्ट के मेन लाइन से युक्त करने पर बल्ब जलने लगेगा और तीव्र प्रकाश देगा। ठीक है, यही चीज़ आप बता दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। किंतु मैं नहीं चाहता कि आप इतना लिखें, मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेशंस करके बताएं कि धारा विद्युत कितना उत्पन्न होता है यह बताइए एम्पियर में, फिर बताइए प्रतिरोध कितना होता है उसको बताइए, फिर आप जो रेटिंग है उसको लेकर आप एक्सप्लेन कीजिए कि प्रति सेकेंड इतना जूल, मतलब यहाँ पर तो 100 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा, या फिर 100 प्रति सेकेंड 100 जूल कार्य करना होगा, किसको, बल्ब, विद्युत बल्ब को। ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करनी है ताकि आपके पास कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जिसको आप इस आंसर में एक्सक्लूड कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इस बात को आप समझ के रखिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन में जिस तरह से दिया गया है समझाएं बोलकर, मैं उसी तरह से समझा रहा हूँ। 2 नंबर का भले ही क्वेश्चन हो, किंतु मैं बता दूंगा कि किस पॉइंट को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, किंतु मैं कहूँगा हूबहू आप ऐसे ही उतार लीजिए। देखिए, हम जानते हैं फॉर्मूला, ये जानते होंगे, कैलकुलेशन जब करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आप जानते होंगे। विद्युत के ऊपर में भी वीडियोस हैं, आप फिजिकल साइंस के जाके थंबनेल का यूज़ कीजिए, फिजिकल साइंस का, उसमें भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए, रिटर्न नोट्स, काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दिए गए हैं, तो आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के वेबसाइट पर जाइए, इसके studypointsiliguri.com पे, वहाँ पर जाकर आप स्टैंडर्ड आंसर्स का नोट्स प्रिंट आउट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, धारा विद्युत मतलब होता है क्या, शक्ति बटा विभवांतर, जिसको हम लोग I = W/V लिखते हैं। तो शक्ति कितना है, 100 वाट लिख लिए, विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट लिख लिए, 0 0 कट गया, फिर 2 के पहाड़ा से 2 बचे, और 22 को 11 बार, 5/11, इसको भाग देने से कितना हो गया, 0.455 एम्पियर हो गया। तो विद्युत धारा कितना होगा, इतना उन्नत हो, डेवलप होगा। प्रतिरोध का फॉर्मूला आप जानते हैं, विभवांतर बटा धारा विद्युत होता है, जिसको हम लोग ओम्स लॉ से हम लोग R = V/I लिखते हैं। तो विभवांतर के जगह में 220 वोल्ट लिख लीजिए, और जो धारा विद्युत आपने निकाला है 5/11 उसको लिख लीजिए। आप चाहें तो ऊपर वाला कैलकुलेशंस को भी देखकर लिख सकते हैं, 100 वाट बाई 220 वोल्ट को भी लिख सकते हैं, किंतु कैलकुलेशन जब आप कर लिए तो उसी को लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, =220 × 11/5, 5 ने इसको काटा 220 को 44 टाइम्स, और 11 और 44 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 484 ओम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 220 वोल्ट और 100 वाट, या जो रेटिंग दिया गया है बल्ब पर, यह आपको धारा विद्युत कितना दे रहा है, 0.455 एम्पियर दे रहा है, और प्रतिरोध कितना दिखा रहा है, 484 ओम प्रतिरोध को दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि रेटिंग या अनुमतांक जिसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसको लेकर आप कंफ्यूज्ड मत होइए। एग्जैक्टली जब हम लोग बात करते हैं किसी बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब पर इस तरह का लिखा रहता है 220 वोल्ट या 100 वाट, इसे ही हम लोग कहते हैं रेटिंग। ठीक है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं कि रेटिंग एक नया शब्द कहाँ से आ गया। तो ये जो शब्द है वोल्ट और वोल्ट में या फिर वाट में शक्ति को दिखाने का, इसी को रेटिंग बोलते हैं। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, उसके बाद में आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं नहीं बहुत बड़ा आंसर हो जा रहा है तो पॉइंट करके बताया कि विद्युत इतना इलेक्ट्रिक विद्युत तैयार हो रहा है, उसके बाद में रेसिस्टेंस इतना है, उसको दिखा लीजिए। और केवल पॉइंट नंबर 1 को आप यहाँ से लिख लीजिए, बल्ब को यदि 220 वोल्ट विभवांतर वाले परिपथ में जोड़ दिया जाए तो बल्ब में प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, और बल्ब सबसे तेज प्रकाश उत्पन्न करेगा। इतना लिख लीजिएगा, आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए घबराइए नहीं,
कैलकुलेशंस ऊपर का कीजिए या दोनों कैलकुलेशंस कीजिए, ये वाला धारा विद्युत निकालने वाला, प्रतिरोध करने वाला। उसके बाद में बिना पॉइंट दिए, 1 नंबर बिना लिखे आप इस लाइन को लिख लीजिए। किंतु फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप नंबर 2 नंबर दिया गया है, इस चीज़ को बिना सोचे ही आप आंसर लिखें, पूरा ही आंसर लिखें, ताकि इससे आपका प्रैक्टिस माध्यमिक में इस तरह का स्टैंड आंसर लिखने का हो जाए। तो चलिए मैं बताता हूँ। नंबर 1 में आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, जिसमें बताया जा रहा है कि विभवांतर वाले परिपथ में 220 विभवांतर वाले परिपथ में जोड़ने पर बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत खर्च करेगा और सबसे तेज जलेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि विद्युत बल्ब को 100 वोल्ट के मेन लाइन में जोड़ा जाए इसी बल्ब को, तो प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। समझ गए? यह इसी से हम लोग डिराइव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। किंतु ये 440 वोल्ट के मेन लाइन में जोड़ दिया जाए, मेंस में जोड़ दिया जाए, तो एक बार क्षणिक रूप से खूब तीव्र प्रकाश उत्पन्न होकर बल्ब फ्यूज हो जाएगा, अर्थात फिलामेंट गलकर टूट जाएगा। समझ गए? तो इस पॉइंट को भी आप मेंशन कीजिए या फिर लिखिए। बल्ब के जलते समय प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च होगी और विद्युत बल्ब को प्रति सेकंड 100 जूल कार्य करना होगा। आप चाहें तो थर्ड पॉइंट को छोड़ सकते हैं, किंतु मत छोड़िए, सारा ज्यों का त्यों लिखते जाइए। देखिए 4th नंबर, बल्ब के फिलामेंट से होकर प्रति सेकंड 0.455 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कैलकुलेशंस करके आपने लिख कर दिखा दिया है ऊपर में, वही चीज़ फिर यहाँ पे आपने लिखा है। 5वां पॉइंट देखिए, विद्युत बल्ब के प्रतिरोध का मान 484 ओम होगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आप कैलकुलेशंस दोनों कर लीजिए, रेसिस्टेंस और करंट को दिखा दीजिए। उसके बाद में जो यह पॉइंट नंबर 1 है उसको लिख दीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, यह एक तरीका है। दूसरा तरीका, जो भी पूरा लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 तक पूरा हूबहू आप उतार लीजिए। नंबर कटेगा नहीं, बल्कि आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस यही अंतर है। 3.4 को देखिएगा, एक प्रबल विद्युत अवघट्य का सूत्र और एक दुर्बल विद्युत अवघट्य का सूत्र बताना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिटिक एसिड CH3COOH। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 अक्टूबर 2021 समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। लेंज के नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में समझाइए। लेंज का नियम जब आप पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, लेंस का नियम को आपको नहीं लिखना है। लेंस के नियम से जो आपको ऊष्मा की अविनाशिता का नियम के बारे में पता चलता है, उस चीज़ को आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए। एक बार मैं लेंस के नियम को बता देता हूँ आपको, आप जान जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समझने में परेशानी भी नहीं रहेगी। लेंज का नियम के अनुसार इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जो इंड्यूस्ड करंट की दिशा कॉइल में हमेशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं कॉइल में उत्पन्न होती है। यह है लेंज का नियम। तो लेंज के नियम को तो आपको लिखना नहीं है, बस जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको एक्सप्लेन करना है, जिससे हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझ पाएंगे। ऊर्जा अविनाशिता के नियम के रूप में हम लोग लेंज के नियम को समझाएंगे। देखिए, लेंज के नियम के अनुसार जब छड़ चुंबक NS का N सिरा, नॉर्थ सिरा कॉइल AB के सिरे के पास लाया जाता है, तो कॉइल AB में विद्युत धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, दिशा वामावर्त होगी, जिससे B सिरे पर N ध्रुव उत्पन्न होगा। यह उत्पन्न N ध्रुव छड़ चुंबक के नॉर्थ ध्रुव का विरोध करता है।
इस प्रतिकर्षण बल के खिलाफ हम यांत्रिक बल लगाकर चुंबक को कॉइल AB के अंदर ले जाते हैं, जिसके कारण यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है और कॉइल AB में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः यहाँ लेंज के नियम में ऊर्जा की अविनाशिता का नियम पालन होता है। ठीक है, तो लेंज याद रखिएगा, उसको लिख लीजिए, आप इतना ही पॉइंट लिखिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल दिया गया है। इसको भी आप सही से प्रैक्टिस कीजिएगा तो उम्मीद कर रहा हूँ आप बढ़िया कर पाएंगे। यहाँ पर दिया गया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस तैयार करने के लिए 50% शुद्धता के कितने जस्ता की आवश्यकता होगी। आप याद कीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को लेकर हम लोग हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। दानेदार अशुद्ध जिंक को लेकर, है ना, के टुकड़े को लेकर सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड को भी लेकर हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे खैर बात करी जा रही है सल्फ्यूरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर याद कीजिए, जब 100% रहेगा तो ज़्यादा रहेगा, है ना। अब अगर उसको 50% कर देंगे तो आप सोचिए उससे ज़्यादा रहेगा। इसी बात को यहाँ पे समझ लेना है। तो देखिए कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इनका वेट दिया गया, मोलिकुलर वेट, तो मुझे केवल जिंक लगेगा और हाइड्रोजन लगेगा, इसलिए इन दोनों का ही मैंने लिख लिया है। 65.5 ग्राम जिंक है और हाइड्रोजन 1 ग्राम है। ठीक है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हो जाएगा 1 × 2 = 2 ग्राम। मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है 65.5 ग्राम जिंक से। तो 1 ग्राम कितना में होगा, डिवाइड कर देगा 2, मतलब कम होगा। तो 5 ग्राम में कितना होगा, तो देखिए इस तरह से तैयार हो गया, ज़्यादा होगा इसलिए मल्टीप्लाई हो गया, दशमलव हटा दिए, 10 आ गया, 5 ने 10 को काटा 2 बार, तो 2 2 मिलकर 4 हो गया। तो हर में 4 हो गया और ऊपर में अंश में 655 ग्राम हो गया। तो 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है 655/4 ग्राम जिंक से। 100% शुद्ध जिंक का परिमाण होता है कितना, 655/4 ग्राम। मतलब 100% शुद्धता वाला जिंक को हम लोग ले रहे हैं, तो कितना हो रहा है वो एग्जैक्टली 655/4 ग्राम। तो 1% होगा तो ज़्यादा लगेगा, है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो 50% जब लेंगे तो कम हो गया, तो डिवाइड कर, इसका मतलब हो गया 50% शुद्धता का 327.5 ग्राम जिंक की आवश्यकता होगी। आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैं इस तरह से परसेंटेज करके ना करूं, तो आपके पास और एक तरीका है जिसमें आप कर सकते हैं एक्स का मानकर, एक्स को मानकर। तो जस्ट मैं बोल देता हूं, आप चाहें तो उसको उतार सकते हैं, लिख सकते हैं सुनकर। आप सबसे पहले मान लीजिए 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए 50% शुद्धता का x ग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। पहला ये हो गया, इसलिए x ग्राम जिंक में शुद्ध जिंक का परिमाण कितना होगा, x गुना 50%, मतलब x गुना 50/100, तो कितना हो गया, 50 ने 100 को काटा 2 बार तो कितना हो गया 2, तो x/2 ग्राम हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप तुलना करेंगे तो x/2 = 655/4, तो x = कितना हो गया 655/4 × 2, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 327.5 ग्राम हो गया x = तो 50% शुद्धता का 327.5 ग्राम जिंक की आवश्यकता होगी। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसी बनाना है तो इसी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे थे इसकी स्टडी पॉइंट से लिखी का मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस अक्टूबर 2021। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।